हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। और इसका जो है पार्ट 2 है। दिस इज प्रियंका, मेरा नाम प्रियंका है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैजिक। जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आप लोग को पढ़ाया था चैप्टर 1 क्लास 9th का हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ के क्या क्या एग्जाम्पल्स है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं, अगर बात करें तो पदार्थ के कणों की विशेषता के बारे में हमने पढ़ा था। पदार्थ की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इन सब चीज़ के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट जो है आपका पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। तो इसमें बेसिकली जो है पदार्थ की अवस्थाएं 3 अवस्था होती है। जैसे कि हमने मेनली जो पढ़ा था 3 अवस्था होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ाया था आपको कि टोटल 5 अवस्था होती है, लेकिन टोटली जो मेनली हम पढ़ते हैं वो कितनी होती हैं, 3 होती हैं। कितनी होती हैं, 3 होती है। आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। क्या क्या होता है आपका, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किन तरीकों से आता है, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पदार्थ के अवस्थाओं में किस तरीके से परिवर्तन आता है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उनके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जैसे कि है कि फर्स्ट है आपका कि अगर आपका ठोस बर्फ़ बन जाता है, अगर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन की बात करें तो ठोस क्या है आपका, बर्फ़ है ना, और द्रव क्या है आपका, पानी, और नेक्स्ट क्या है, गैस क्या है, बाष्प। यानी कि आपका जो पानी है, जो जल है, आपका जो पानी है, जो जल है आपका, उसकी ही हम अगर टेम्परेचर में क्या करें, तापमान में परिवर्तन करें, तापमान में टेम्परेचर में परिवर्तन करें, तो वो क्या करती है, तीनों अवस्था सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों अवस्थाओं को क्या करती है, परिवर्तित हो जाती है। तीनों अवस्थाओं में क्या होती है, वो परिवर्तित हो जाती है। पहला है जल पदार्थ की 3 अवस्थाओं में रह सकता है। जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में क्या कर सकता है, वो रह सकता है। पहला है आपका ठोस, जो क्या है आपका बर्फ। दूसरा क्या है आपका द्रव क्या है आपका पानी। अगर हम वाष्प की बात करें तो क्या जाता है, वो गैस में आ जाता है। वाष्प किस में आ जाता है, गैस में आ जाता है। तो ये हम किन चीज़ों में परिवर्तन कर सकते हैं, तापमान में परिवर्तन करके हम इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा तापमान में परिवर्तन में पहला पॉइंट है आपका पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन तापमान पर, यानी कि तापमान के इफेक्ट पर कैसा तीनों अवस्थाओं में चेंज आएगा। तो पहला आपका इम्पॉर्टेंट है ये गलनांक, आपके पेपर में पूछे जाते हैं। गलनांक क्या होता है, गलनांक बेसिकली कहते हैं किसे हैं, तो गलनांक जो है आपका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि मेल्ट होना। मेल्टिंग पॉइंट ही आपका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। तो जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक जो है, बर्फ का गलनांक क्या है, 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन। अगर हम सेल्सियस की बात करें तो क्या आता है, 0 डिग्री सेल्सियस आता है। सेल्सियस की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस आता है। तापमान की हम सब जानते हैं 3 यूनिट होती है, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। इसकी 3 यूनिट होती है, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो अगर हम गलनांक मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे और 273 केल्विन पे ये क्या करती है, बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाती है। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है। तो बर्फ़ का जो गलनांक है क्या है, 273 केल्विन है, और 0 डिग्री सेल्सियस क्या है आपको, बर्फ़ आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना शुरू कर देती है। 0 डिग्री सेल्सियस पे जैसे वो माइनस में जाएगा, -1 -2, तो क्या हो जाएगा, वो बर्फ़ ही बर्फ़ रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या कर देगी, पिघलना शुरू कर देगी। तो ये हो जाता है आपका मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या हो जाता है आपका मेल्टिंग पॉइंट।
सेकेंड आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा। क्या है? संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा, इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये बेसिकली होता क्या है? अगर हम बात करें संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा की, तो वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा। अगर कोई ठोस पदार्थ वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? द्रव में। वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? द्रव में। तो द्रव में कन्वर्ट होने के लिए, द्रव में परिवर्तन होने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जितना उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वही क्या कहलाएगा? आपका संलग्न की गुप्त ऊष्मा। क्या कहलाएगी वो? संलग्न की गुप्त ऊष्मा, यानी कि छुपी हुई ऊष्मा, छुपी हुई ऊर्जा। नेक्स्ट जो आपका आता है इसमें, वो आता है आपका क्वथनांक। क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक क्या कहलाता है? आपका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। क्वथनांक क्या है आपका? बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या होता है आपका? वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, जिस पर द्रव जो है आपका उबलने लगता है, वो क्या कहलाता है? इसका क्वथनांक कहलाता है। जिस पर द्रव उबलने लगता है वो क्या कहलाता है? इसका क्वथनांक कहलाता है। तो ऐसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिस पर कोई भी द्रव उबलने लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिस पर कोई भी द्रव क्या करता है? उबलने लगता है, इसका क्वथनांक कहलाता है। आपका अगर बात करें कि आपका टेम्परेचर जो है वो कितना रहेगा? 373 केल्विन। टेम्परेचर क्या रहेगा आपका? 373 केल्विन। लेकिन आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या रहेगा? वो आपका नॉर्मल रहेगा। प्रेशर क्या रहेगा आपका? नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल रहेगा। लेकिन आपका जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा? 373 केल्विन रहेगा। तो इस स्थिति पे जब कोई द्रव उबलने लगेगा, बॉयल होने लगेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम पानी को उबालते हैं या खाना बनाते हैं तो आलू को उबालते हैं, तो इन सब चीज़ों पे उबलना, जब वो द्रव उबलने लगेगा तो ये क्या कहलाता है? उसका बॉइलिंग पॉइंट। उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। उसका क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बिंदु कहलाता है, या क्वथनांक बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट इसी में आता है आपका वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, यानी कि इवापोरेशन ऑफ हीट। इवापोरेशन ऑफ हीट, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा में क्या आता है आपका? वायुमंडलीय दाब पर 1 kg, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या कहलाता है आपका? जैसे कि आप कोई ठोस को क्या कर रहे हैं? द्रव में उसे क्या कर रहे हैं? उबालने की कोशिश कर रहे हैं। उसे क्या कर रहे हैं? कोई भी आपका द्रव है बेसिकली, जैसे जल को क्या कर रहे हैं? उबालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जल जो है एक ऐसा पॉइंट आएगा जो वाष्प में कन्वर्ट करना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाष्प में, गैस में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो जितना टाइम, जितनी ऊर्जा उसे वाष्प में कन्वर्ट होने में लगेगा, उतना ऊर्जा जितना लगेगा, उसी ऊर्जा को क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, छुपी हुई ऊष्मा। फॉर एग्जाम्पल पानी जो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनता है? वाष्प बन जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनता है? वाष्प बन जाता है। तो 100 डिग्री हमने दे दिया। अब 100 डिग्री के बाद हमने टेम्परेचर कितना दिया? 200। टेम्परेचर कितना दिया? 200। लेकिन वो क्या कर रहा है? वाष्प ही बन रहा है। जो हमारा 100 डिग्री बचा, जो हमारा 100 डिग्री बचा, वही 100 डिग्री क्या है? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वही 100 डिग्री क्या है? यानी कि छुपी हुई ऊष्मा। छुपी हुई ऊर्जा ही कहलाती है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो है आपका ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन यानी कि सब्लिमेशन। क्या इसे बोलते हैं इंग्लिश में? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इसे बोलते हैं इंग्लिश में। कुछ ऐसे द्रव हैं जो सब्लिमेशन, कुछ ऐसे द्रव है जो
द्रव अवस्था में कुछ ऐसे पदार्थ है बेसिकली जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधी गैस की ओर वापस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन। वो द्रव से सीधा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में। वो बेसिकली ठोस में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो ऐसे ही प्रक्रिया को जो द्रव से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए और ठोस में बिना परिवर्तन हुए बिना, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वापातन, सब्लिमेशन। इसका एग्जाम्पल अगर पता है तो है आपका कपूर, जो कि इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं कि ऊर्ध्वापातन में कौन सा पदार्थ है जो शामिल होता है। कपूर का एग्जाम्पल आता है आपका नेफ्थलीन की गोली जो है आपका है नेक्स्ट एग्जाम्पल है। नेफ्थलीन की गोली, जिसे फिनोल्फ्थलीन भी बोलते हैं, ठीक है, वो भी आपका क्या है? ऊर्ध्वापातन का एग्जाम्पल है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अमोनियम क्लोराइड को भी हम ऊर्ध्वापातन के द्वारा क्या करते हैं? ये ऊर्ध्वापातन शो करता है, सब्लिमेशन शो करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? वाष्पीकरण यानी कि इवापोरेशन बेसिकली होता क्या है? तो अगर इवापोरेशन की, वाष्पीकरण की बात करें तो ऐसी सतही प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पानी का जो है आपका वाष्प बनने का कितना है? आपका 100 डिग्री सेल्सियस है। क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन मान लीजिए कि पानी जो है 90 डिग्री सेल्सियस पे ही आकर के क्या बनने लगा? वाष्प बनने लगा। क्या बनने लगा? वाष्प बनने लगा। अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे आकर के वाष्प बनने लगा तो उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं। तो ये दोनों आपका जो टॉपिक है, पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो क्या है? निक्षेपण है। निक्षेपण जो होता है आपका डिपोजिशन होता है। निक्षेपण क्या होता है आपका? डिपोजिशन को क्या कहते हैं? निक्षेपण का मतलब है किसी पदार्थ का ठंडा होने पर सीधे गैस से ठोस, ये उल्टा है आपका। ऊर्ध्वापातन क्या था आपका? द्रव से क्या था? द्रव से सीधा गैस बनने की प्रक्रिया क्या है? ऊर्ध्वापातन है। और ये क्या आपका? ठोस से, ठंडा होने पर सीधे गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तन होना। गैस से सीधा किस में आ जाना? ठोस में। द्रव नहीं होना। जो आपका द्रव है, इस प्रक्रिया में द्रव नहीं बनेगा। इस प्रक्रिया में द्रव तो होगा, गैस भी होगा, लेकिन ठोस नहीं बनेगा। तो जब हमारा द्रव से सीधा गैस जाता है, ठोस नहीं होता है, तो ऊर्ध्वापातन कहलाता है। लेकिन गैस से सीधा हमारा किस में आ जाता है? ठोस में। गैस से सीधा किस में आ जाता है? ठोस में आ जाता है। और द्रव नहीं होता, वो क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? आपका निक्षेपण। तो आपका इसमें है किसी पदार्थ का ठंडा होने पर सीधे गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? बिना द्रव अवस्था से गुजरे, ये सब क्या कहलाता है? आपका निक्षेपण कहलाता है। जैसे कि कपूर है, आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, या फिर मैंने एग्जाम्पल दिया नेफ्थलीन का गोलियां हैं। तो कपूर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, ये सब क्या है? आपका निक्षेपण है। तो ये क्या होता है? ठोस होता है। ठोस से सीधा किस में आ जाता है? ये आपका ऊर्ध्वापातन का भी एग्जाम्पल यही है। ऊर्ध्वापातन का भी एग्जाम्पल आपका यही है। सेम एग्जाम्पल आपका ऊर्ध्वापातन का है और सेम एग्जाम्पल आपका निक्षेपण का भी है। निक्षेपण का भी सेम एग्जाम्पल है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पे निक्षेपण दिया है तो आप निक्षेपण में भी आयोडीन जो आपका यहाँ पे, जैसे कि आयोडीन क्या है आपका? आयोडीन को अगर हम रखेंगे नमक को तो सीधा गैस नहीं बनेगा, तो आयोडीन आपका एक्सेप्शन है। आयोडीन जो है सिर्फ निक्षेपण शो करता है। क्या करता है? सिर्फ निक्षेपण शो करता है। अमोनियम क्लोराइड
नेफ्थलीन और कपूर, ये तीनों जो है आपका ऊर्ध्वापातन भी शो करते हैं। कपूर क्या है आपका, ये तीनों क्या है आपका ऊर्ध्वापातन भी शो करते हैं। तो ये तीनों आपका कपूर, अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन, ये क्या है ऊर्ध्वापातन शो करते हैं। लेकिन जो आपका आयोडीन है, वो आयोडीन ऊर्ध्वापातन शो नहीं करता, ये क्या करता है निक्षेपण शो करता है। ये क्या शो करता है निक्षेपण। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है आपका, अगर हम इसकी बात करें, इस प्रक्रिया की बात करें, जैसे कि ठोस से द्रव अवस्था में बनना, ठोस से द्रव अवस्था में बनना, अगर हमें ठोस से किस में जाना है, द्रव अवस्था में जाना है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऊष्मा की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऊष्मा की। कोई भी चीज़ ठोस है तो उसे पिघलाने के लिए, उसे द्रव बनाने के लिए उसे क्या करना है, द्रव में कन्वर्ट करना है। उसे पिघलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हीट की, ऊष्मा की, ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ऊष्मा है आपका। ठोस से द्रव को में कन्वर्ट करने की किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऊष्मा की। लेकिन हम उल्टा आएंगे, अगर हम द्रव से ठोस आएंगे तो क्या पड़ेगी, शीतलता, यानी कि दाब की, प्रेशर की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, प्रेशर की। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई गैस का मॉलिक्यूल है और अगर इस पे प्रेशर लगाकर, इस पिस्टन के द्वारा अगर इस प्रेशर पे लगाकर, तो इसके मॉलिक्यूल क्या करेंगे, पास आ जाएंगे। इसके मॉलिक्यूल जो है आपके पास आ जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठोस में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठोस में। तो अगर हमें ठोस से द्रव की ओर जाना है तो हमें ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन द्रव से आपको किस में आना है, द्रव से आपको ठोस में आना है तो दाब की ज़रूरत पड़ेगी, प्रेशर की। उल्टा है ये आपका, ठीक है, प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट जो आपका, अगर हम द्रव से गैस अवस्था की ओर गए, द्रव से किस में गए हम, गैस अवस्था की ओर। तो मान लीजिए पानी है, हमारा पानी है। अगर इसको हमें क्या बनाना है, वाष्प बनाना है। क्या बनाना है, वाष्प। जल को किस में कन्वर्ट करना है, वाष्प में। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, गर्मी की, टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। टेम्परेचर यानी ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। यानी कि अगर कोई चीज़ हमें द्रव से गैस बनाना है तो क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें, ऊष्मा। क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें, ऊष्मा, हीट। ये ट्रायंगल जो है आपका टेम्परेचर दर्शाता है। क्या दर्शाता है, ऊष्मा, टेम्परेचर दर्शाता है। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, टेम्परेचर की। लेकिन अगर हम उल्टा आएंगे, अगर हमें गैस से क्या चाहिए, द्रव चाहिए, गैस से क्या चाहिए, द्रव चाहिए, तो हमें प्रेशर यानी कि दाब की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, दाब की। क्योंकि अगर हमारे पास एक मान लीजिए टेस्ट ट्यूब ले लीजिए या बिकर ले लीजिए, या आप मान लीजिए कोई सिलेंडर लेते हैं, उसमें क्या हमारे गैस के पार्टिकल है, क्या है, गैस के पार्टिकल हैं। अगर इसे हमें द्रव में लाना है तो गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं। तो उनको पास लाना है तो प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करेंगे। अगर हम दबाएंगे तो इसके कण क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। इसके कण क्या हो जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे। पास आने पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर हम ठोस से द्रव की ओर आते हैं तो क्या ज़रूरत पड़ती है हमें, ऊष्मा। क्या ज़रूरत पड़ती है, ऊष्मा। क्लियर कट आपको मैं बताती हूँ सिंपल एंड वे में कि अगर हमें किस में से, ठोस में से, अगर हमें ठोस में से किस में आना है आपको, द्रव में। किस में आना है आपको, ठोस में से किस में आना है आपको, द्रव में। तो किसकी बात ज़रूरत पड़ेगी, ऊष्मा की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऊष्मा, यानी गर्मी में। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर गर्म है तो उसे पिघलाने के लिए क्या चाहिए, गर्मी चाहिए। कोई चीज़ अगर ठोस है, जमा हुआ है, सॉलिड है, तो उसे पिघलाने के लिए क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए, तापमान चाहिए। तो अगर हम ठोस से द्रव जाएंगे तो ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी, और द्रव से ठोस जाएंगे तो प्रेशर की। द्रव से अगर हम ठोस जाएंगे तो प्रेशर की, यानी कि दाब की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, दाब की। नेक्स्ट अगर हम द्रव से गैस जाएंगे, किस में जाएंगे, द्रव से गैस जाएंगे। अगर हम
गैस में जाते हैं, द्रव से गैस में जाने के लिए सीधा क्या पड़ेगा, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, ऊष्मा की। लेकिन हमें गैस से अगर उल्टा जाना है तो गैस से द्रव जाएंगे तो क्या जरूरत पड़ेगी, दाब की। क्या जरूरत पड़ेगी, दाब की। तो आई होप आप क्लियरली अब समझ गए होंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो हमारा जो ठोस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिए ऊर्ध्वापातन का एग्जाम्पल है। ऊर्ध्वापातन का एग्जाम्पल है आपका ये कि अगर हमने यहाँ क्या करा है, एक लिया है बर्नर, क्या लिया है, बर्नर लिया है, चीनी मिट्टी की प्याली ली है, इसे चाइना डिश भी बोलते हैं। एक बर्तन होता है चाइना डिश, छोटा सा कटोरी टाइप इस तरीके के, इसको चाइना डिश बोलते हैं। इसके अंदर इन्होंने क्या लिया है, कपूर लिया है। इसके अंदर कुछ कपूर के टुकड़े लिए हैं। क्या लिए हैं, कपूर के टुकड़े लिए हैं। कपूर लिया है इन्होंने, कपूर लिया है, ठोस कपूर लिया है इन्होंने। अब इसको क्या किया है, सबसे पहले इसको ठोस कपूर को थोड़ा सा टेम्परेचर दिया है, ऊष्मा दिया है। क्या दिया है, ऊष्मा। ऊष्मा से किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। इसके बाद इसने क्या दिया, रुई का टुकड़ा ऊपर से देख रहे होंगे आप, उल्टा रखा हुआ, कीप को उल्टा रख दिया है। और जो वाष्प बना, जो गैस बना है कपूर, वो इसी जगह इकट्ठा होता चला गया, इस जगह इकट्ठा होता चला गया। और ठंडा करने के बाद दोबारा जो ये वाष्प बना था, गैस में बना था, वो दोबारा किस में आ गया, ठोस में आ गया। तो ये कपूर जो है आपका क्या है, ऊर्ध्वापातन का क्या है, एग्जाम्पल है। क्या है, ऊर्ध्वापातन का एग्जाम्पल है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका जी, तो नेक्स्ट है आपका वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिंग इवेपोरेशन। क्या क्या फैक्टर्स है आपके, क्या क्या फैक्टर्स है आपके जो बेसिकली आपका नेक्स्ट है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। क्या क्या कारक है जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं बेसिकली। तो जैसे कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या काम है, तापमान में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, आपका सतही क्षेत्रफल यानी कि एरिया हम बढ़ाएंगे। क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सेक्शन बढ़ाएंगे तो क्या होगा आपका। नेक्स्ट है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी से क्या होगा, वायु की गति से क्या होगा। तो फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग इवेपोरेशन, फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग इवेपोरेशन, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। तो अगर हम देखें फर्स्ट तो क्या है, सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कपड़े धोए हैं तो कपड़े को अगर फैला करके आप पसारते हैं तो क्या होता है, वो जल्दी सूख जाता है। क्या होता है, वो जल्दी सूख जाता है क्योंकि उसका क्षेत्रफल जो है बढ़ जाता है, उसका क्षेत्रफल क्या है, बढ़ जाता है। वैसे ही सेम है आपका तापमान में वृद्धि। अगर बारिश का मौसम होता है तो हमारे जो कपड़े हैं वो क्या करते हैं, देर से सूखते हैं, टाइम लेता है सूखने में, क्योंकि मौसम क्या होता है, ठंडा होता है। क्योंकि ठंडियों, जैसे कि देखें कि ठंडियों में क्या होता है, हमारा कपड़ा क्या करता है, देर से सूखता है, देर से सूखता है। अगर हम गर्मियों की बात करें कि सूरज हमारा तेज़ है, बिल्कुल कड़क धूप है, तो हमारे कपड़े क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, तापमान में वृद्धि करें, तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि पदार्थ की कण क्या हो जाएगी, उसमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्या होंगे, तो आपका जो इवापोरेशन है, आपका इवापोरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ, जो भी आपका कपड़ा है या जो भी है, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर, यानी कि एरिया बढ़ेगा तो इवापोरेशन भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापोरेशन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है आपका आर्द्रता। अगर ह्यूमिडिटी, नमी, आर्द्रता क्या है आपका, नमी। अगर आपका हवाओं में आर्द्रता है तो वाष्पित की दर क्या होगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि अगर आपका ह्यूमिडिटी H जो है ज़्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, E जो है आपका इवेपोरेशन हो वो क्या हो जाएगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा।
आपका ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम होगा। सेम वायु की गति, अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी क्या है, बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की दर भी क्या है, बढ़ जाती है। अगर हवा तेज़ चलती है तो हमारे कपड़े जो है जल्दी सूख जाते हैं। तो इस तरीके से डेली लाइफ के जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उनसे रिलेट करके आप साइंस को जोड़कर याद रख सकते हैं और ईजिली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, वाष्पीकरण के शीतलता का क्या कारण है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपका फर्स्ट जो है आपका क्या है कि वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना, क्या करना, पुनः प्राप्त करना के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से क्या करते हैं, ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। क्या होता है, इसका अवशोषण के कारण वातावरण क्या होता है, शीतल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नेल पेंट है तो उसका जो थिनर होता है उसको, या जो रिमूवल होता है उसको अगर आप हथेली पे रखते हैं, तो आपका हथेली क्या होता है, ठंडा फील होता है। आपका हथेली क्या होता है, ठंडा फील होता है। आपका हथेली पाम जो है आपका क्या फील होगा, ठंडा। क्यों होगा भाई, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आपने उस चीज़ को अपने हथेली पे रखा तो यह क्या करेगी, आसपास की जितनी भी तापमान है, जितनी भी ऊष्मा है, उसे खींचना शुरू कर देगी। क्या करेगी, उसे खींचना शुरू कर देगी। तो जैसे जैसे इस ऊष्मा आती गई, जब ऊष्मा यहाँ वाली, बाहर वाली, वातावरण वाली ऊष्मा, सारी ऊर्जा जो है, तापमान है, आपके हथेली में जाकर किस पदार्थ में चला गया तो आसपास का वातावरण कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इसी के लिए क्या कहते हैं, वाष्पीकरण के कारण शीतलता। अब ये क्या होगी, अब ये वाष्प में बन के उड़ना लगेगी। अब ये क्या करेगी, वाष्प में बन करके क्या करेगी, उड़ जाएगी। क्या करेगी, उड़ जाएगी। तो जब ये उड़ेगी तो आपका हथेली पे क्या होगा, वो पदार्थ जो है कम रहेगा। तो इसी के कारण आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, हथेली ठंडा हो जाएगा। हथेली क्या होगा, यहाँ पे ठंडा हो जाएगा। तो इसी के कारण आपका हाथ जो है ठंडा होता है। वाष्पीकरण शीतलता इसी के कारण होती है। तो ये आपका सबसे सिंपल एग्जांपल है। नेक्स्ट है आपका कि दबाव परिवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर के प्रभाव से क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं हम अवस्था में। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस है, उसमें अगर हम दबाव या दाब का कारण देखें, प्रभाव देखें तो क्या होता है। तो सबसे पहला जो है आपका पिस्टन सिलेंडर है। सबसे पहला क्या है आपका, पिस्टन सिलेंडर है। जैसे कि इसमें मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल यहाँ आपने क्या लिया, गैस लिया। क्या लिया, गैस लिया। यहाँ पे आपने लिया गैस। अब आपने इस पिस्टन के द्वारा क्या करा, उसको दबाना शुरू कर दिया। जब दबाएंगे तो इसके जो कण हैं आसपास आ जाएंगे। इसके जो कण हैं क्या होंगे, पास पास आएंगे। इसके कण क्या करेंगे, पास पास आना शुरू कर देंगे। और यहाँ जो है कण देख रहे हैं कि आप क्या है, दूर दूर है। यहाँ कण क्या है आपका, दूर दूर है। थोड़ा और हमने प्रेशर डाला, दबाव डाला तो ये क्या हो गए, पास आ गए। जब हमने थोड़ा और क्या करा, दबाव डाला, प्रेशर डाला तो ये क्या आ गए, पास पास आ गए। क्या करें, पास पास आ गए। अगर थोड़ा और दबाव हमने डाला तो और ज़्यादा पास आ गए। यानी कि सबसे पहले ये गैस में था, पहले था गैस में, फिर किस में आ गया, फिर आ गया लिक्विड में, और फिर किस में आ गया, सॉलिड में, फिर किस में आ गया, सॉलिड में। तो दाब बढ़ने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है और इसको क्या कर सकता है, इसकी अवस्था में परिवर्तन की जा सकती है। इसकी अवस्था में परिवर्तन की जा सकती है। तो ये आपका दबाव के प्रभाव का क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट जो है आपका, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये साइकिल तीन अवस्थाओं में परिवर्तन और रूपांतरण, और ये किन किन कारणों के कारण होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि द्रव से गैस बनना क्या है आपका, द्रव से गैस बनना क्या है आपका, वाष्पीकरण है। क्या है, वाष्पीकरण है। अगर हम देखें कि कोई भी आपका द्रव है जिससे किस में बन रहा है, गैस में बन रहा है, तो क्या है आपका, वाष्पीकरण है। क्या है, वाष्पीकरण है। क्या है आपका, वाष्पीकरण है। आपका वाष्पीकरण कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण कहलाएगा। लेकिन अगर हम उल्टा जाएंगे, गैस से द्रव की ओर जाएंगे तो किस में आ जाएगा, वो संघनन आ जाएगा। किस में आ जाएगा, वो संघनन में आ जाएगा। आपका किस में आ जाएगा, संघनन। जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाती हूँ आपको कि संघनन क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ये समुद्र है, ये क्या है आपका, समुद्र है। यहाँ क्या है, पानी है। यहाँ क्या है आपका, पानी है।
अब ये पानी क्या करेगा, भाप बन के उड़ेगा। पानी किस में उड़ेगा, भाप, वाष्प, वाष्प बनेगा आपका पानी। और क्या बनाएगा पानी बादल। ये क्या बनाएगा, बादल। तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या है आपका, वाष्पीकरण है। ये क्या है आपका, वाष्पीकरण है। ये आपका क्या है, वाष्पीकरण है। लेकिन जब हम इस बादल जो है, ये जो बादल है ये क्या बनेगा, नीचे वापस आएगा बारिश के रूप में। किसके रूप में आएगा, बारिश के रूप में। जब ये ठंडा होगा, जब आपका ये बादल ठंडा होगा, क्या होगा, ठंडा होगा, तो क्या बनेगी, बारिश। क्या बनेगी आपकी, बारिश बनेगी। जब बारिश होगी, वर्षा होगी, वर्षा के फॉर्म में ये जो बूंदे नीचे ज़मीन पे आएंगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, संघनन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, संघनन बोलेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, संघनन। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम समझते हैं तो क्या है ये, कि गैस से अगर हम ठोस में जाते हैं, किस में जाते हैं, गैस से ठोस में जाते हैं, तो निक्षेपण होता है। जैसे हमने कपूर का एग्जाम्पल देखा, किसका एग्जाम्पल देखा, कपूर का। कपूर का एग्जाम्पल देखा कि कपूर को गैस में कन्वर्ट कर किस में कर दिया, ठोस में। अगर ठोस से गैस में जाएंगे तो किसका देखा, ऊर्ध्वापातन। तो कपूर दोनों का एग्जाम्पल है। कपूर, नेफ्थलीन की गोलियां, अमोनियम क्लोराइड, ये ऊर्ध्वापातन, निक्षेपण दोनों का एग्जाम्पल है। एक एक्सेप्शन है कि आयोडीन है, जो नमक है आपका, नमक जो सोडियम क्लोराइड है उसमें क्या पाया जाता है, आयोडीन, आयोडीन पाया जाता है। तो आयोडीन जो है आपका वो क्या करता है, निक्षेपण शो करता है। वो क्या शो करता है, निक्षेपण, निक्षेपण शो करता है। वो ऊर्ध्वापातन शो नहीं करता, वो ऊर्ध्वापातन शो नहीं करता। नेक्स्ट हम देखें, निक्षेपण का मतलब ही होता है जमना। क्या होता है, जमना। यानी कि कोई भी चीज़ गैस से ठोस में हो रहा है तो क्या कर रहा है, जम रहा है। तो निक्षेपण का मतलब क्या होता है, जमना। इंग्लिश में बोलते हैं डिपोजिशन, 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 डिपोजिशन मतलब डिपॉजिट होना यानी जमना। अब नेक्स्ट है आपका ठोस से द्रव की ओर। अगर ठोस से द्रव में जाएगा तो क्या होगा, संगलन होगा। क्या होगा, संगलन, यानी कि वो गलेगा। क्या करेगा, गलेगा, गलेगा तभी तो द्रव में जाएगा, लिक्विड बनेगा। तो ठोस से द्रव में जाना क्या कहलाएगा, संगलन कहलाएगा आपका। और द्रव से ठोस में दोबारा जाएगा जमना। क्या जाएगा, जमना। निक्षेपण यहाँ आपका इसलिए हुआ क्योंकि आपका ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल रिएक्शन हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया है, जमना बोल दिया है। ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में इसमें से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसे आप इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। ये हमेशा आपके क्वेश्चन में आता है पेपर में कि ड्राई CO2, ड्राई CO2 क्या होता है आपका, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये क्या होता है आपका, ड्राई आइस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। ये आपका इंग्लिश में क्या होता है, ड्राई आइस, ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ, यानी कि शुष्क बर्फ। ये क्या होता है आपका, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च ताप पर संग्रहित किया जाता है, सबसे हाई प्रेशर पे इकट्ठा किया जाता है। और जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है आपका, प्रेशर का यूनिट है, 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है, 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है। अब क्या हो जाता है आपका, प्रेशर जो होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 एटमॉस्फेयर में, 1 एटमॉस्फेयर में। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जब 1 एटमॉस्फेयर आपका हो जाता है प्रेशर, प्रेशर P, तो आपका 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव में बदले बिना ही सीधे गैस अवस्था में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, गैस अवस्था में। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी ऊर्ध्वापातन के गुण दर्शाते हैं। किसका एग्जाम्पल है ये भी, ऊर्ध्वापातन का। इफेक्ट होता है आपका, प्रभाव पड़ता है प्रेशर का, प्रभाव किसका पड़ता है, प्रेशर का। और किसका एग्जाम्पल है ये, ऊर्ध्वापातन का। किसका एग्जाम्पल है ये, ऊर्ध्वापातन का। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है।
तो ये टोटल आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर फर्स्ट। थैंक यू। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मेरा चैनल जो है आपका सभी को पता है, आपको साइंस एंड मैजिक है। तो इसमें से जो भी आपको डाउट्स एंड जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी रिप्लाई देने का। और आप मेरे मेल आईडी, जैसे कि मैंने शेयर किया है डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी, इस पर भी आप पूछ सकते हैं। और मैंने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है और इंस्टाग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस पर जा कर के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम को कोशिश करें कि टेलीग्राम को आप ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे मैं नोट्स शेयर करूँगी। वहाँ पे क्या करूँगी, मैं नोट्स सब पूरा जो PDF मैंने आपको पढ़ाया है वो शेयर कर दूँगी, ताकि आपको आराम से पढ़ने में आसानी हो और दिक्कत ना हो। और इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे और कुछ MCQ क्वेश्चंस भी लेके आएंगे जो आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ख़ुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए। तो थैंक यू सो मच, आपको बहुत सारा धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।